हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट पीवाईक्यू एक नज़र में हम 2020 का प्रश्न करने जा रहे हैं। आप लोग देखते ही रहे हो कि हम इसमें क्या बताते हैं। तो इसमें हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हम थीम आपको बताएं कि थीम कैसे रिपीट होती है और इसकी प्रगति क्या रही है, प्रश्नों की बदलती प्रगति भी बतानी है। लेकिन मेन फोकस हमारा थीम पे रहता है कि यूपीएससी थीम को बार बार रिपीट करता है। तो हम यहाँ से क्या सीख लें कि आने वाले वर्षों में जो 2026-2027 में जो पेपर देंगे तो उनको यहाँ से क्या फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से फ़ायदा ये मिलेगा कि आप प्रश्नों को किस तरह के प्रश्न आते हैं। पहला फ़ायदा आपको वो मिलेगा कि हम उसकी प्रश्नों की प्रगति को पहचान पा रहे हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ की थीम जो है रिपीट करती है, उस थीम का फ़ायदा ले लेंगे हम, ठीक है। और तीसरा क्या है कि प्रश्नों को किस तरह से यूपीएससी ऐसा क्यों बना रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते पढ़ते हम सीखेंगे, ठीक। बाकी हमारा जो डिटेल एनालिसिस आएगा तो वहाँ पर हम विस्तार से प्रश्नों की चर्चा करेंगे और प्रश्नों को किस तरह हल करा जाता है वो भी हम बताएंगे कि आपके बेसिक नॉलेज के साथ साथ हम कॉमन सेंस टेक्निक से किस तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। तो वो तो खैर बात अलग की होगी। अभी हमारा फोकस क्या है कि इस सीरीज का माध्यम ये है, इस सीरीज का उद्देश्य ये है कि हम चीज़ों को क्या करें कि थीम को पकड़ें और अपनी तैयारी करें। इससे क्या होगा कि हमारा कोर्स भी पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो आप अगर इस सीरीज को लगातार देखोगे तो आप अगर मैं जैसा बता रहा हूँ आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले सिलेबस पर। तो आपको पता है कि यूपीएससी का कुछ भी हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हम सिलेबस को देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधित समान मुद्दे। तो देखिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी आपको पता है, इससे यूपीएससी बहुत सवाल पूछता है। जैव विविधता से बहुत सवाल पूछता है। जलवायु परिवर्तन में उससे भी संबंधित बहुत सवाल पूछता है। लेकिन ये मोटा मोटा लिख दिया गया, लेकिन इनके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी तो पूछेगा, ठीक है। तो जैसे जलवायु परिवर्तन, इससे संबंधित जो वर्ल्ड लेवल पर क्या कॉप की जा रही है, सीओपी होती है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये की जा रही है। तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस तरह की होती हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैव विविधता, भारत के अंदर कौन कौन सी जैव विविधता, विश्व में कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी जैव विविधता, वहाँ से भी तुलना करनी है। तो यहाँ पर प्री के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफाइन हमको दिखाई नहीं देता कि इनके अंदर डीप में जाकर यूपीएससी कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। फिर हम अब यहाँ पर लिखा हुआ जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। हमको बहुत विशेष उसमें पीएचडी नहीं करनी, ठीक। तो हम जब ये सिलेबस को प्री का देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो है सिलेबस पूर्णतः डिफाइन नहीं है। तो हम मेंस की तरफ जाते हैं कि मेंस में कहीं पर डिफाइन है क्या। तो आप जब थर्ड पेपर में जाओगे जहाँ पर जैव विविधता पर्यावरण लिखा हुआ है, ठीक है, तो थर्ड पेपर में आप जाओगे तो 14 नंबर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कि संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण और पर्यावरण प्रभाव आकलन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हमें पूर्णतः दिखाई नहीं देता क्योंकि एक लाइन में यहाँ भी बता दिया गया है। तो अब हमको ये लग रहा है कि अच्छा अब इसके पीवाईक्यू पर जाना है। तो जब हम पीवाईक्यू पर जाते हैं तो पीवाईक्यू से ये समझ में आ जाता है कि यूपीएससी क्या कर रहा है कि हमसे करंट पीवाईक्यू देख करके हमको लगता है जो करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं उससे यूपीएससी बहुत सवाल बनाता है, ठीक। तो हमें करंट पर फोकस रहना है, लेकिन बेसिक चीज़ें भी तो पढ़ी होनी चाहिए। मान लो जैव विविधता की बेसिक चीज़ें हैं, पारिस्थितिकी की बेसिक चीज़ें हैं, जैव विविधता की बेसिक चीज़ें हैं, पारिस्थितिकी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो बेसिक बुक्स के लिए मैंने क्या एनसीईआरटी संबंधित बुक्स बता रखी हैं। एक पीडीएफ जो है दे रखी है टेलीग्राम पर। आपने अगर वो पीडीएफ नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखा है, यूट्यूब पर वीडियो भी अवेलेबल है। यूट्यूब पर हमने बुक्स का वीडियो भी अपलोड कर दिया और एनसीईआरटी और बुक्स से रिलेटेड जो भी पीडीएफ थी इसकी की वो हमने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी है। तो आप चाहो तो जो है वीडियो भी देख सकते हो और जो टेलीग्राम पर पीडीएफ है उसको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब तक जो है चीज़ों को देखोगे नहीं और बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो ये सवाल नहीं कर पाओगे। तो करंट तभी आपको समझ में आएगी जब आप बेसिक नॉलेज रखोगे। तो बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बुक्स बता रखी हैं, आप उन बुक्स को एक बार देख करके उनको आधार बनाइए। बस उसी एक दो बुक जो मैंने बताई है, सिर्फ एक ही बुक बताइए एनसीईआरटी और साथ में एक स्टैंडर्ड बुक। आप अगर उसको फॉलो करोगे तो उसके अलावा फिर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए करंट के में, एक मैगजीन, मंथली मैगजीन, और इसके साथ साथ एक न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में आप कोई भी हिंदी का तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अखबार नहीं है यूपीएससी के लिए, जो मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ तो आपकी कवर हो जाएंगे वहाँ से, लेकिन आपके लिए उसके लिए जैसे एनवायरनमेंट की खबर है, इकोनॉमी की बहुत अच्छी अच्छी खबर है, वो इंग्लिश पेपर में ही आती हैं। तो इंग्लिश का पेपर आपको सजेस्ट करूँगा कि द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई एक जो है आप देख सकते हो, ठीक। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए आप यहाँ पर कुछ मुख्य टॉपिक है जिसपे यूपीएससी हमेशा सवाल पूछता है। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व से बहुत सवाल पूछता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, और आईयूसीएन के स्टेटस से पूछता है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, आईयूसीएन है, साइट्स हैं जो पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रही हैं, और कॉप जो होती है जैव विविधता संबंधित कॉप, जिसमें से यूएनएफसीसी की होती है, सीसीडी की होती है, यूएनएफसीसी हो गया, सीसीडी हो गया, यूएनसीसीडी है ना, डिजर्टिफिकेशन को लेकर के हुआ है ना, यूएनसीसीडी, कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन ऐसे करके कुछ है संस्था। जब पढ़ेंगे डिटेल पे तो इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ साथ और भी जो संस्थान होते हैं उनके भी कॉप होते रहते हैं, तो आपको उन पर नज़र रखनी, ठीक। जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसके बाद से ये जो है निकल के आए रियो
सम्मेलन में 1992 में रियो सम्मेलन हुआ, तो उसके बाद से ये संस्थान निकल गया। तो हम डिटेल पे नहीं जाएंगे, लेकिन यूपीएससी इनसे सवाल पूछता है। तो जैसे नेशनल पार्क हो गया, इनसे यूपीएससी सवाल पूछता है। बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, इनसे सवाल पूछता है ना। तो इनको आपको नजर रखनी है। और इसके साथ साथ यूपीएससी गैसेस से बहुत सवाल पूछता है। गैसेस से जरूर एक जो है सवाल आपको हर साल मिलेगा। तो आपको जितने भी जलवायु ग्रीन हाउस गैसेज उन पर नजर रखनी है आपको। यूपीएससी उनसे सवाल बहुत ज्यादा बनाता है, तो आपको उन पर नजर रखनी है। तो ये टॉपिक है जो मेन यूपीएससी पूछता है। बाकी हम आगे देखेंगे तो इस पर और चर्चा करेंगे। बाकी पिछले वीडियो में मैंने चर्चा कर रखी है, आप अगर उसको पीछे नहीं देखे हो तो पीछे आप उसको वीडियो को देख लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक पकड़ मजबूत होती चली जाएगी कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और पहले वीडियो में मैं ये भी बता चुका हूँ आपको कि आपको जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप अपने पास में एक बुक रखो। जैसे एनवायरनमेंट का सेक्शन पढ़ा रहा हूँ तो एनवायरनमेंट की बुक रख लो, प्लस साथ में एक खाली कॉपी या छोटा पेज या एक छोटी सी डायरी अपने पास जरूर रखो। उससे क्या होगा कि जैसे मैं कोई टॉपिक बता रहा हूँ तो उसको आप नोट कर लीजिए। मान लो 2013 का मैंने कोई यूपीएससी पीवाईक्यू डिस्कशन किया, तो उसका मैंने एक टॉपिक बताया, ठीक है। मान लो कि जलवायु परिवर्तन संबंधित मैंने, मान लो कि IUCN के बारे में मैंने बताया, ठीक। फिर उसके बाद आपने देखा कि 2014 का मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, 2014 का, तो वहाँ पर भी मैंने क्या बताया, IUCN के बारे में बताया, ठीक है। ये पढ़ने की ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। फिर 2015 में भी यही चीज़ बताई, तो आपको लगेगा कि हर साल ये रिपीट हो रहा है। 2013 में भी कर रहा है, 15 में भी कर रहा है। साइट्स की भी यही चीज़ें जो टॉपिक दिए हैं वो भी रिपीट कर रही हैं। तो अब आपको ये लगने लगेगा कि अब मुझे क्या है कि चीज़ें रिपीट कर रही हैं, उस पर फोकस रहना है। जो बार बार रिपीट यूपीएससी कर रहा है तो उस पर हमें गहराई से पढ़ना है, उसको स्टार रेटिंग दे देनी है पढ़ाई के संदर्भ में, ठीक है। फिर बाद में जब मैं 2025 तक करा लूँगा पीवाईक्यू की नज़र, तो मैं आपको खुद ही एक लिस्ट दे दूंगा। लेकिन ये लिस्ट कब दूंगा, जब पेपर से 25-30 दिन या महीने 2 महीने पहले। अभी क्या है कि हम क्योंकि डिटेल एनालिसिस पे काम करेंगे, तो फिर इसके लिए अलग से हमें निचोड़ना पड़ेगा कि किन चीज़ों को अच्छे से आपको कवर करनी है। तो उसके लिए लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अभी जो चीज़ बताई जा रही है कि इनको फॉलो करके आप जो है अपनी तैयारी बेहतर करिए, ठीक है। देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, तो तुरंत मैप उठाओ, देखो। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, इनको देख लो। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, इनको देख लो। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, इनसे देख लो। अब यूपीएससी देखिए इन्हीं सवालों को क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्हीं सवालों को क्या करता है। जैसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, इसको अलग से बना देगा। जैसे यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र है। अब मान लो कि ये संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में है। मैंने आपको पहले वीडियो में हमेशा बताया है कि जैसे कि कोई नदी है, मान लो कि राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़ा, मान लो नेशनल पार्क पढ़ा, तो नेशनल पार्क के सामने मैंने आपको बताया ना कि एक आप जो है चार्ट बना लो, एक रिवर लिख लो ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख लो हिल्स लिख लो, ठीक है, हिल्स लिख लिया। तो रिवर के नीचे नेशनल पार्क कोई मान लो लिखा, मान लो कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को लिखा आपने। इसके साथ साथ जो है आपने क्या किया कि उसमें कौन सी नदी बह रही है, फिर कौन सा पहाड़ी पर्वत आसपास है। इस तरह से जो है आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे समझ में आएंगी। और जब आप खुद ये चीज़ करोगे तो ये चीज़ आपके क्या हो जाएगी, दिमाग में सेट हो जाएगी। जब आप इन चीज़ों को दिमाग में सेट कर लोगे तो आपको जो है चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में आने लगेंगी। समझ में आया। तो आपको इसी तरह से पढ़ाई करना। मैंने पहले भी हमेशा मैं ये चीज़ बताता रहा हूँ। आगे चलते हैं कि आपको ये चारों चीज़ें जरूर अच्छे से पढ़नी है। बाकी और भी जो राष्ट्रीय उद्यान है इनके बारे में आपको नजर रखनी है, बायोस्फीयर रिजर्व उनके बारे में नजर रखनी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं से सवाल पूछ रहा है, उनके अंदर जा रहा है। जैसे देखो ना कावेरी बेसिन, पहले क्या होता था सिर्फ सीधे पूछ लेता था। 2020 से पहले जो हम प्रश्न कराते थे सीधे आप खुद ही देख रहे होगे, सीधे पूछ लेता सत्यमंगलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है, सिर्फ इसे सिंपल पूछ लिए। अब उल्टा करने लगा है, जो चीज़ आपको पता है सिर्फ वो तो लिख लेता है, फिर उसके ना नीचे रखता है कि इनमें कौन कौन से क्षेत्रों में ये आती है, ठीक। आगे हम चलते हैं। अब देखिए ये सिंपल प्रश्न है, ये कॉमन सेंस के प्रश्न है। इनको ऐसे प्रश्नों को नहीं आता है तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ आपको जरूर पता होगा जिससे आप ये पूरे प्रश्न को करने की स्थिति में होगे। अब सिंपल इसको करोगे तो आपको पता होगा कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हम नहीं जानते कि नहीं करती। देखिए मैं जब डिटेल एनालिसिस कराऊंगा तो यही चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे प्रश्नों को हल करना है। यहाँ तो केवल हम ये बता रहे हैं कि आपको पढ़ना कैसे, आपको कोर्स कवर करना है। तो कोर्स कवर करने में आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसके लिए हम ये सीरीज ला रहे हैं। तो यहाँ जैसे मैं डिटेल एनालिसिस कराऊंगा तो वहाँ कैसे बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा कि जैसे हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती, मुझे नहीं पता कि करती है कि नहीं करती है। हाथी की अधिकतम अवधि जो गर्भावस्थी की अवधि है 22 माह तक हो सकती है। अब हो सकती है कह रहा है तो हम मान सकते हैं, लेकिन हम इसको भी पूर्णतः नहीं कह सकते, तो हम यहाँ पर भी रुके हैं। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता है। हम इसको भी नहीं मान रहे हैं कि ये सही है कि नहीं सही है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, भारत में राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में। अब आप पढ़ते होंगे कि किनकी हाथियों के बारे में आपको अच्छे से पता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि IUCN में हाथियों की क्या स्थिति है। आपको पता है कि IUCN में जो हमारा भारत का हाथी है उसको इंडेंजर्ड में रखा गया है, ठीक है। और जो वहाँ पर अफ्रीकन हाथी है उसमें भी कुछ अंतर होता है। यूपीएससी अंतर को भी, जैसे यहाँ पर यूपीएससी ने इस सवाल को पूछा तो उस यूपीएससी भारतीय हाथी और अफ्रीकन हाथी में अंतर पूछ सकता है। तो अफ्रीकन हाथी को IUCN में किस में रखा है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रखा है, ठीक। तो आपको ये चीज़ तो आपको पता चलेगी, लेकिन आपको ये भी तो पता होगा जब आप पढ़ते होगे कि जो हाथियों की भारत में जनसंख्या है वो केरल में सबसे ज़्यादा नहीं है,
ये कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा। तो आपको ये पता चल गया कि ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो सकती है। तो 4 जहाँ पर है उसको तो आपने बिल्कुल काट दिया कि 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब 1 2 हो सकता है, ये तो 3 हो सकता है। तो 3 को हम वैसे भी नहीं मान के चल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि 40 वर्ष तक की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। देखिए उसकी एज क्या होती है, 70-80 साल मेरे हिसाब से शायद होती है हाथी की। अब हमको नहीं पता, लेकिन हम इस चीज़ को तो बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि हाथियों का नेतृत्व तो मादा करती होगी, मान सकते हैं। लेकिन 2 को तो हमने मान लिया था ना यहाँ पे कि हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। तो हमने इसको माना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका आंसर 1 2 भी हो सकता है। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है हम इसको अंतर यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। मतलब यहाँ तक तो मैंने बता दिया आपसे, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। अब यूपीएससी हो सकता है, अब जैसे हाथियों के बारे में एक बार पूछ चुका, अब अगली बार आपसे क्या कर सकता है। अब दोबारा तो ऐसा प्रश्न बनाएगा नहीं, लेकिन दोबारा आपके बारे में, ये हाथियों के बारे में और आपको जानने की जरूरत है कि भारत में हाथी कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। नया डाटा आया हो, कोई नया डाटा हो सकता है, राज्य बदल जाए, कर्नाटक की जगह कोई और राज्य हो जाए। ठीक है, इसके साथ अफ्रीकन हाथी से तुलना कर लो, अफ्रीकन हाथी से तुलना कर लो कि अफ्रीकन हाथी में यहाँ के हाथी में क्या अंतर है, उनके कान कैसे होते हैं, हमारे यहाँ के कान कैसे होते हैं, उनके यहाँ के दांत होते हैं कि नहीं होते हैं। अच्छा, ये भी देखना चाहिए कि उनके जो दांत होते हैं वो मादा में होते हैं कि नर में होते हैं, ये भी अंतर देख लो, क्योंकि यूपीएससी यहाँ तो पूछ करके आपको स्ट्रक्चर दे चुका वो कि इस तरह से हम प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, देखिए अब देखिए जो पक्षी होते हैं, पक्षी जानवर, यूपीएससी उन पे बहुत सवाल पूछता है कि आप अगर नज़र मान लो कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं देख रहे हो, कहीं न्यूज़ में, तो कोई पक्षी चर्चा में हो, कोई जंतु चर्चा में, कोई प्लांट चर्चा में, तो आप उसके बारे में थोड़ा जाने कि नहीं जाने, कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉग माउथ, अब आपको लगेगा कि ये जो है फ्रॉग माउथ कर रहा है, इसका मतलब फ्रॉग रॉग मेढक वेढक कुछ होगा, लेकिन चलो देखते हैं। कॉपर स्मिथ बारबेट, अब आपको बारबेट के बारे में पता होगा कि जब आप उत्तराखंड हिमालय वाले क्षेत्र में जाओगे तो आपको बारबेट एक चिड़िया दिखाई देगी, हरी हरी कलर की होती है। ठीक है, तो आप लगेगा कि ये चिड़िया, अब देखो इनमें से किसी एक के बारे में आपको पता होगा तो आप तुरंत कर लोगे। अब ग्रे चिंड मिनवेट, अब इनको पढ़ा होगा तो ही कर पाओगे, कि हल्का फुल्का आपको बारे में पता होगा तो ही कर पाओगे। अब जैसे कभी कभी यूपीएससी थोड़ा सा वेटेज भी रखता है कि जैसे आप उत्तर भारत के हो तो कुछ प्रश्न ऐसे रखेगा कि उत्तर भारत वाले लोग कर लें, कुछ प्रश्न ऐसे रखेगा जो दक्षिण भारत के लोग हैं तो दक्षिण भारत के लोग उसको जानते हैं तो वो कर लेंगे। तो ये प्रश्न, लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ते होगे ध्यान से तो ये प्रश्न आपके हाथ में होगा। फिर ग्रे चिंग्ड मिनवेट, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, अब इनमें से किसी एक के बारे में आपको पता होगा तो आप जो है पता कर लोगे। अब यूपीएससी से यहाँ पर पक्षी, सरीसृप, प्राइमेट, उभयचर, इसका मतलब है कि इन पे यूपीएससी अगर इनके जो कथन रख रहा है, नीचे ऑप्शन रख रहा है, तो इनके बारे में पूछने की संभावना यूपीएससी की है। तो आपको अगली बार जब भी आप पढ़ो तो इन सब चीज़ों को आधार बना कर पढ़ो। ठीक, और कहीं पर भी निकलो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये क्या है। जैसे कोई अलग पक्षी दिख गया, कुछ और तरह के जानवर दिख गया, तो तुरंत उसके बारे में सर्च करो। ये न्यूज़ में आप देखते रहते हो, इधर उधर की रीलें देखते रहते हो, तो आपको कुछ नई चीज़ दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, भारत में रासायनिक उर्वरक, मैंने बताया ना कि आपसे जो है गैसेस के बारे में और रासायनिक केमिकल के बारे में यूपीएससी बहुत पूछता है। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार किया। वर्तमान में रासायनिक उर्वरक का खुदरा मूल्य बाजार संचालित और सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब देखिए ये चीज़ जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगी कि कौन नियंत्रित करता है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, मान सकते हैं। कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है जब आप पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि अमोनिया आपको पढ़ना है, यूरिया पढ़ना है। अभी नैनो यूरिया के बारे में काफ़ी चर्चा में चल रहा था, यूपीएससी ने उसका सवाल भी बनाया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है नई नई बदल के आ रही है यूपीएससी। अब जैसे कोई नई चीज़ आ गई, मान लो कि कोई रासायनिक चीज़ निकल के आ गई, अभी आप देख रहे होगे कि जो है प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए शांति बिल पेश किया गया है। अब यूपीएससी, अब वो पास भी हो गया पार्लियामेंट में। अब आपको देखना है कि ये जो है यूपीएससी क्या ऐसे सवाल बना नहीं सकता क्या। तो इसका मतलब है कि हमने पीछे जो पढ़ा तो यूपीएससी उन्हीं में से घुमा घुमा के प्रश्न बनाएगा। अब आपको यहाँ इतने पीवाईक्यू देखने के बाद आपको आधार मिल गया कि यूपीएससी इनसे सवाल बनाएगा। अब यहाँ तेरा सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल, वह तेल शोधन कारखानों को उप उत्पाद है। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है आपको इसका मतलब सल्फर के बारे में पढ़ना है। फास्फोरिक अम्ल उर्वरक क्या होते हैं, ठीक है, ये शोधन कारखानों में इसका उप उत्पाद बन जाता है क्या, ऐसा कुछ है क्या, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर देखिए कस्तूरी मृग के बारे में पूछ लिया। इसका मतलब कि जो पक्षी जानवर यूपीएससी उन पे बहुत दिमाग लगाता है। तो आपको जो है लगभग 50-60 जानवर और 50-60 पक्षी आपके यूपीएससी उन्हीं में से घुमा घुमा के पूछता है। तो आपको जो है मैं लिस्ट अगर कोशिश करूंगा कि लिस्ट मिल जाए तो आपको दे दूं, वो लिस्ट आप जो है रट के चले जाए, उन्हीं में से कोई ना कोई फंस जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि उनका प्राकृतिक आवास, अब वो 50-60 जानवर होंगे, उनका प्राकृतिक आवास भी आपको थोड़ा बहुत जान लेना कि कहाँ पाए जाते हैं कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। ठीक है, अब ये आपको कुछ नहीं जानना, कस्तूरी मृग के बारे में थोड़ा सा जान लो कि क्या होता है। फिर अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जान लो, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान देख लो, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य देख लो, मानस राष्ट्रीय उद्यान देख लो। ठीक,
जब आप इसको जान जाओगे तो इसको आराम से कर लोगे। बाकी कस्तूरी मृग आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और इसके ऊपर वाले स्थानों में आपको मिले दिखाई देंगे। लेकिन जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता है कहाँ असम में है, तो इसको तो हम वैसे भी हटा देंगे। तो ऐसे प्रश्नों को मैं करना भी सिखाऊंगा। किशनपुर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ नीचे तराई वाले क्षेत्रों में कहाँ पर आ जाएगा, वो तो हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आप 3-4 को जहाँ हटाओगे तो क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। 3 यहाँ से हट गया, 4 यहाँ से हट गया, 4 यहाँ से हट गया, आंसर आपका एक हाथ में आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। इनको करने के लिए जब यहाँ पर तो आप कर लोगे, लेकिन जब परीक्षा हॉल में करने के लिए नौबत आएगी तो आपको वो पता होगा तो ही कर पाओगे। तो इनके बारे में आपको जानना है, कस्तूरी मृग के बारे में। बाकी ये जो है 4 ऑप्शन है, इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब क्या कह रहा है इसके बारे में, आप रोक करके इसको पॉज करके पढ़िए। अब क्या कह रहा है, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में यूपीएससी ने सवाल बनाया। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरण दीर्घ उपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी गई है। पहली बात तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है इसको समझो, जा करके पढ़ो। फिर इनमें से जो है ताम्र स्लैग के बारे में पढ़ो, शीत मिश्र एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी के बारे में, जियो टेक्सटाइल के बारे में देखो क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी क्या है, इन सब के बारे में अच्छे से जानो, तभी आप ये सवालों को करने की स्थिति में होगे। यूपीएससी की पीवाईक्यू से हमें क्या सीखना है, पीछे की चीजों को पढ़ना है भाई, जानना है। पीछे यूपीएससी ने पूछा तो उसके बारे में दोबारा बनाएगा क्वेश्चन, तो उनके बारे में अच्छे से जान के, जो 2025 का जो पेपर जिन्होंने अच्छे से देख लिया वो 2026 में जरूर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ पाएंगे सही से, क्योंकि उनके एक एक कथन से जो यूपीएससी रिपीट करेगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अनूप मृग, अभी देखो कस्तूरी मृग के बारे में पूछा ये, अब अनूप मृग के बारे में पूछ लिया। 12 संज्ञा कोष्टक में लिख दिए कि उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बच्छी है, मतलब घास खाती है, के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसका मतलब ये पूछने की शैली यूपीएससी की है कि राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छे से पढ़ना है, बायोस्फीयर रिजर्व आपको अच्छे से पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इनको देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लो। अब यहीं से देखो, पीछे भी क्वेश्चन में मैंने कई बार दिखाया। अब पीछे के अगर देखो कम से कम 20 के आसपास जो है ना, 20 तो कम से कम 15 जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व यहीं से सीखने को मिल जाएंगे। यहीं से अगर आपने देख लिया तो ये 15 आपके तैयार हो गए। फिर अगली बार बताऊंगा तो 10 मान लो पीछे के रिपीट हुए, 5 फिर नए मिल गए, तो इससे आपको कितनी तैयारी हो जाएगी, देखते देखते आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। फिर मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, ये सब सीख लो, देख लो, और तुरंत एटलस में भी देखो, ये बुक्स जो बेसिक पढ़ोगे वहाँ पर मिल जाएगा, जा करके पढ़ो। फिर क्या देखिए, कोयले के बारे में मैंने बताया ना कि आपके खनिज के बारे में, कोयले के बारे में, गैसेस के बारे में यूपीएससी रसायन के बारे में बहुत पूछता है। कोयले की राख के आर्सेनिक, सीसा, पारद, अंतर्विष्ट होते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जब मैं कॉमन सेंस कराऊंगा तो इनमें कुछ चीज़ों को मान लेना ही बेहतर होता है कि यही नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें हैं, कुछ भी निकल सकती है बाहर, तो हम मान लेते हैं। जैसे 2020 में एक और क्वेश्चन आया था किसी और में, 2021 में, तो वो भी इसी संबंधित था। मैं वहाँ पर भी दिखाऊंगा, अभी अगले कल 2-3 दिन के बाद में फिर से इसी का डिस्कशन करूंगा 2021 का, वहाँ बताऊंगा। फिर क्या कह रहा है, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड उत्सर्जित करता है। बिल्कुल हो सकता है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। अब आपको पता होगा कोयले के बारे में यूपीएससी ने पूछा है। अब आपको भारतीय कोयले और बाहर से हम कितना आयात करते हैं कोयला, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। हम ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं या और किसी देश से आयात करते हैं। ठीक है, ईंधन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ईंधन भाई हम लगभग जो है बाहर से पेट्रोलियम वगैरह 85% बाहर से आयात करते हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि भाई जो चीज़ हम बाहर पर आश्रित हैं उसका विकल्प बनाने के लिए भी तो प्रयास सरकार कर रही होती है। तो इसके लिए भी हमको प्रयास करना है कि इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम जाने और क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की स्थिति में आ जाएंगे। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे तो एलिमिनेट भी कर लेंगे। फिर हम देखिए यहाँ पर जैव ईंधन, अब देखिए यहाँ पर कोयला का पूछा, फिर यहाँ इसका मतलब दोनों ईंधन के बारे में, तो इसका मतलब ईंधन इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अभी हर साल पूछता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पूछ रहा है और अगले साल नहीं पूछेगा। जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, कसावा, मूंगफली के बीज, सड़ा आलू, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, कुल्थी, चुकंदर। अब ये जो है आपको अच्छे से देखना है कि ये क्या होता है। अब इससे यूपीएससी ने फिर से बनाया है, एमएसपी में रख दिया था इसको। ठीक है, मूंगफली। अब ऐसे यूपीएससी उठा के रखता है प्रश्न। हम लोग सोचते हैं कि ये यूपीएससी क्या है, हर बार नया बना देता है, उसको पकड़ना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। हम क्या होता है कि पीवाईक्यू को अच्छे से देखते ही नहीं है। जितने भी टॉपर्स हैं आप उनके इंटरव्यू देखोगे तो बार बार बोलते हैं कि भैया हमने जो है पीवाईक्यू को बिल्कुल रट लिया, घोंट लिया। जो भी हम पढ़ते थे हमको पकड़ में आ जाता था कि ये चीज़ यूपीएससी ऐसे बनाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर इसको देखिए, फिर आ गया कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम से CO2 के बारे में देखिए। अब इसको पॉज करिए, देखिए। अब ये यूपीएससी इनसे बार बार सवाल बनाएगा। कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आपको पता है कार्बन चक्र वगैरह यूपीएससी पूछता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से देखनी है। इसको पॉज करिए, देखिए, क्योंकि मैं इसका आंसर तो बताऊंगा नहीं, चीज़ों को आपको पकड़ना है, आपको पढ़ना है। ये तो मैं अपनी तरफ से बस आपको सेवा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं।
यदि पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, देखो 1972, इसके बारे में आया, अभी संशोधन भी हुआ है 2022 में। 2022 में संशोधन हुआ तो इसमें जो है नई नई चीज़ें जोड़ी गई होंगी। अब आपका दायित्व तो क्या बनता है कि ये जो है सूची है, इसके बारे में यूपीएससी आपसे सवाल पूछ लेगा, ठीक। तो आपको जो है ध्यान रखना, तो इनके बारे में जो है 1972 के अनुसूची 4 में रखा गया। तो इसका क्या तात्पर्य है, किसको, एक विशिष्ट जाति के पौधे को, ठीक। अब इनमें कौन सा पौधा है, क्या है, इसके बारे में देखो, इसको पॉज करो, रखो, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के बारे में देखो जा करके कि क्या है ये, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो डेड नेशनल पार्क, मरु राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में ये कहाँ कहाँ फैला है। अब देखिए कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि यह 2 जिले में विस्तृत है। अब आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कि एक मान लो कि क्षेत्र है, क्या वो क्षेत्र, मान लो अरावली के बारे में अभी चर्चा चल रही है, ठीक है। अब अरावली के बारे में तो मुख्यतः आपको पता भी है कि ये कई जिलों में फैला होगा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ में आज 17 डिस्ट्रिक्ट बताए थे कि जिसमें जो है क्या अरावली फैला हुआ। अब यूपीएससी क्या वो जिले नहीं रख सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में सुबह सुबह बताया कि 17 जिले। अब यहाँ से आप देखिए ये 2 जिलों में फैला है मरु राष्ट्रीय उद्यान। अब अरावली के बारे में चर्चा चल रही है, और ये कथन भी है कि 17 जिले में, जिले ऊपर नीचे भी हो सकता है। आप जाकर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज में ही ये न्यूज़ दी हुई है। अब आप जाकर देखिए, अब यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला कि यूपीएससी ने इसका मतलब जिला पूछा था कि ये कितने जिलों में विस्तृत है। अगली बार क्या नहीं बना सकता कि ये यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान की जगह में क्या रख दे, अरावली रख दे, और पूछ ले कि अरावली अरावली के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। फिर लिख देगा यह 17 जिलों में विस्तृत है या 18 जिलों में विस्तृत है। अब आपको पता होगा एग्जैक्ट डाटा तो आप कर लोगे। फिर यह उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। अब पूछ लेगा कि जो अरावली है उसमें जो है उसके 100 मीटर के ऊपर कोई निवास नहीं करता है। अब कोई नहीं निवास करता है कि उसमें जानवर भी तो हो सकते हैं कि निवास करते हैं कि नहीं करते हैं। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहा है। अरावली के बारे में जब आप पढ़ोगे तो अरावली के बारे में भी तो कोई जानवर विशेष होगा जो वहां पर रहता होगा, उसके बारे में भी तो पूछ सकता है, पशु पक्षी। तो आपको नजर रखनी है, अरावली जाकर के आपको अच्छे से देखना है। ऐसे कोई भी बहुत सारी चीजें जो है बन सकती हैं दोस्तों। ऐसे तैयारी करोगे तब जाकर यूपीएससी निकाल पाओगे। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ते रहो। अब आपको तो सही चीज बताई नहीं जाती है मार्केट में, तो आप देख ही रहे हो। फिर क्या रहा है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, मैंने कल भी पिछली बार भी बताया था, यूपीएससी इनसे संबंधित पूछता है कि प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है, जल स्वच्छ वायु से संबंधित कुछ ऐसा बना, जलवायु जल बोर्ड है, इसके बारे में यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है। अब यहाँ पर देखिए प्राधिकरण के बारे में पूछ लिया। भारत के 36 जिलों को अतिशोषित, ओवर एक्सप्लॉइटेड अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया गया है। ये उस समय की रिपोर्ट है जब जो केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण है वो बता रहा था कि जो है भारत में जो जल है पीने योग्य वो कम होता चला जा रहा है। तो ये रिपोर्ट आती रहती है, इन पे जो है आपको ध्यान रखना है। ये खासकर जो है न्यूज़ों में रहती हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो साफ साफ ये चीज़ें दिखाई देंगी। फिर CGW यही चीज़, केंद्रीय भू जल प्राधिकरण का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। अब यही चीज़ तो मैंने देखो ये बनाया कि नहीं बनाया, ये पिछली बार मैंने चर्चा करी थी पिछले पेपर में। फिर विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। अब ये सही कि नहीं, अब इससे संबंधित फिर से बनाया है 2021 में, फिर मैं दिखाऊंगा सिंचाई क्षेत्र कहाँ पर अधिक है, चीन का ज़्यादा अधिक है कि भारत का अधिक है। अब ये चीज़ें आपने देखी होगी तो आपका अगला प्रश्न बन जाएगा। फिर देखिए क्रांतिक बाघ आवास, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, कार्बेट के पास है, नागार्जुन श्रीशैलम के पास, रणथंभौर और सुब्बा। अब इन चारों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। पर इसके साथ साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस चर्चा में, अब इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें 7 जो है बिग कैट को जो विश्व में है उनके बारे में, भारत में इनमें से कितनी पाई जाती है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना जाकर के। इससे यूपीएससी पास सवाल बनाएगा। मैं दिखाऊंगा भी 2026 में इसे जरूर सवाल बनाएगा। मैं दिखाऊंगा तो फिर आप मत बोलना कि जो है सर आपने सही तरीका, यहाँ पर तो मैं तरीका बता रहा हूँ, आपने अगर इसको पढ़ लिया तो आपका हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इस्पात, मैंने वही बताया, खनिज वगैरह के बारे में यूपीएससी बहुत पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है, आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट उत्पादन के लिए। अब ये पहले तो इस्पात स्लैग क्या होता है आपको अच्छे से जाकर पढ़ना है। फिर इनमें से ये पढ़ना है कि इसका यूज कहाँ कहाँ होगा। तो ऐसे कोई भी चीज़ आप पढ़ो तो उसका यूजेस जरूर देखो। आप यूपीएससी हर चीज़ को घुमा घुमा के पूछता है, उसके सिंपल चीज़ों को पूछेगा, बहुत गहराई में नहीं जाता। लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो हम ध्यान ही नहीं देते। अभी मैंने कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो बनाया तो वहाँ पर मैंने यही बताया कि चीज़ों को पढ़ो तो बिल्कुल शालीनता से पढ़ो, धीमे धीमे चीज़ों को समझ करके। जब चीज़ों को समझ के पढ़ोगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण, क्या चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर यहीं तक रखते, 15 प्रश्न आए थे और कल फिर हम चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, तो यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।